नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय डॉक्टर राकेश पाठक सर। स्वागत और अभिनंदन। आज यानी कल जो देश में हुआ वो सबने देखा। राहुल गांधी ने मोदी, शाह और आरएसएस तीनों को गद्दार बता दिया। उन्होंने ये भी कह दिया, मेरा चाहे कुछ हो जाए, मैं किसी भी कीमत पर माफी नहीं मांगूंगा। उन्होंने और भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने जो इटली की प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई है उस पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने देश की महंगाई और तेल, गैस, ब्रेड, दूध, चावल, इन सब कीमतों पर सवाल उठाया है। संविधान पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि एक वक्त आ गया है कि अब कोई संविधान के दायरे में काम नहीं करना चाहता है। उन्होंने ये भी कहा कि मौजूदा परिस्थितियों में हम खुद को कैसे बचाएं, मौजूदा परिस्थितियों में देश को कैसे बचाएं, उस गांव के गरीब को कैसे बचाएं जो 5 किलो अनाज पर अपना जीवन बसर करने के लिए मजबूर कर दिया है और आने वाले दौर में उसे राशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसकी जांच शुरू हो गई है। 3.5-4 करोड़ों लोगों को, किसानों को 2,000 रुपया हर तिमाही देने वाली मोदी सरकार अब 1 करोड़ पे ले आई है। न किसान सम्मान है, न किसान का कोई निधि है। तो ये देश सिर्फ इस बात पर चल रहा है कि चुनाव आओ तभी एक अमुक धनराशि आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाए और आप एक ऐसी सरकार चुन लो जो 4 वर्ष 11 महीना 29 दिन आपकी फिक्र न करे और फिर एक 30वें दिन, 5 वर्ष में 30वें दिन आकर एक फिर किस्त थोड़ी मोड़ी 2,000, 5,000, 10,000, 15,000 आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दे और 5 साल आपके अधिकारों का दोहन करे। राकेश सर, आज का ये वीडियो सुनकर भाजपा, आरएसएस हड़कंप मच गया है। पूरा भाजपा की ट्रोल आर्मी और वो भाजपा समर्थित पत्रकार, ये लग रहा है कि इन्हें गद्दार बोल दिया। देखिए शिव कुमार, राहुल गांधी अब जिन तेवरों में बोल रहे हैं वो सीधे नरेंद्र मोदी और अमित शाह के साथ आर पार की लड़ाई है। उनका पहला टारगेट तो ये है कि नरेंद्र मोदी की जो छवि बनी हुई है, अपराजय छवि, उनसे लोग डरें, इस तरह की छवि, उस सबको वे पूरी तरीके से चकनाचूर करने पर आमादा है। राहुल गांधी ने जो कुछ कहा है उसका बिंदुवार हम विश्लेषण कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो राहुल गांधी ने जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए कहा है वो बीजेपी को बहुत नागवार गुजर रहा है। जाहिर है किसी को भी पहली बार सुनकर लगेगा कि ऐसा क्या कह दिया राहुल गांधी ने। तो राहुल गांधी ने जो कुछ कहा है कि हम चाहेंगे पहले हमारे दर्शक सुन लें कि उन्होंने किस तरह ये कहा है कि जो संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं, जो संविधान के गद्दार हैं, वे असल में गद्दार हैं। तो हम चंद सेकंड का ये वीडियो अपने दर्शकों को पहले सुनवा दें, फिर इसकी व्याख्या करेंगे। जब ये आरएसएस से कार्यकर्ता आपके सामने आएंगे, नरेंद्र मोदी की बात करेंगे, अमित शाह की बात करेंगे, उनसे आप सामने उनको कहो कि आपका प्रधानमंत्री गद्दार है, आपका होम मिनिस्टर गद्दार है, आपका संगठन गद्दार है, आपने हिंदुस्तान को बेचने का काम किया है, आपने हमारे संगठन, आपने हमारे संविधान पर आक्रमण किया है, आपने अंबेडकर जी पर आक्रमण किया है, आपने वीरापासी जी पर आक्रमण किया है, आपने गांधी जी पर आक्रमण किया है। खुल के उनसे कहिए। तो हमारे दर्शकों ने सुन लिया कि राहुल गांधी क्या कह रहे हैं। राहुल गांधी अब जो कुछ कह रहे हैं इस देश की जनता को गौर से सुनना चाहिए। गद्दार शब्द निश्चित तौर पर असुविधाजनक है, बहुत से लोगों को पीड़ा हुई है। पूरी भारतीय जनता पार्टी, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्रिमंडल, सारे प्रदेशों के मुख्यमंत्री टूट पड़े हैं। हम उन्हें जरा सा याद दिलाना चाहते हैं कि पिछले 70 सालों से पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर राहुल गांधी तक सबको देशद्रोही और गद्दार आप बता रहे थे। आपकी पार्टी के सांसदों ने, मंत्रियों ने राहुल गांधी, नेहरू से लेकर राहुल गांधी तक को गद्दार कहा है।
सदन में कैसे कैसे आरोप लगाए गए, आतंकवादी तक कहा बीजेपी के एक सांसद ने कि राहुल गांधी आतंकवादी हैं। बीजेपी के नेताओं ने गोली मारने की मांग की, उनके कार्यकर्ता ने। तो अगर आपने तब अंकुश लगाया होता अपनी जुबान पर, अपने नेताओं पर, कि विपक्ष के नेता को गद्दार कहना उचित नहीं है, तब आपकी आज की आपत्ति स्वीकार्य थी। लेकिन जब तक आप नेहरू से लेकर राहुल गांधी तक सबको गद्दार बता रहे थे, तब तक सब कुछ सही था। और अब राहुल गांधी ने जो कहा है वो संविधान के गद्दार कहा है। हमारे दर्शकों ने सुन लिया, जो लोग संविधान के साथ गद्दारी कर रहे हैं। अब ये भी समझ लीजिए कि संविधान के साथ गद्दारी क्या क्या है। संविधान के साथ सबसे बड़ी गद्दारी है देश के नागरिकों में धर्म के आधार पर भेद करना, विभाजनकारी राजनीति करना, चुनाव में हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट मांगना और एक पूरी की पूरी 20 करोड़ की आबादी को दोयम दर्जे का नागरिक बना देना। ये संविधान के साथ गद्दारी है। संविधान के साथ गद्दारी ये है कि चुनी हुई सरकारों को आप आधी रात को गिरा दें, दल बदल के कानून को बलाए ताक रख दें, अल सुबह राजभवनों का उपयोग करके अपनी मर्जी का मुख्यमंत्री बिठा दें। यह संविधान के साथ गद्दारी ही है। इसलिए अगर राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि मोदी शाह ने संविधान के साथ गद्दारी की है, तो इस पर देश के लोगों को विचार जरूर करना चाहिए। आने वाले दिनों में ये लड़ाई और बढ़ने वाली है, क्योंकि राहुल गांधी ने इस सारे आरोप के बाद असली जिस मुद्दे पर बात की है, हम चाहेंगे अगले चरण में हम पहले वो वीडियो सुनवा दें कि राहुल गांधी ने कहा कि वहां आप मेलोनी को मेलोडी बांट रहे हैं, यहां देश में लोग कतार में लगे हैं, पेट्रोल नहीं मिल रहा, डीजल नहीं मिल रहा है, तेल नहीं है। आइए पहले राहुल गांधी का ये भाषण और उसका टुकड़ा भी सुन लीजिए। आज मोदी जी का वीडियो देखा नहीं देखा? देखा? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वालों ने देखा? रील बनाई है हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री इटली के प्रधानमंत्री को, मेलोनी को मेलोडी टॉफी दिए हैं। इटली जाने से पहले, मेलोनी जी से मिलने से पहले उन्होंने हिंदुस्तान से कहा कि देखो आर्थिक तूफान आ रहा है, कम पेट्रोल का प्रयोग करो, सोना मत खरीदो, इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदो और विदेश में दौरा मत करो। और फिर उसी के एक दिन बाद 3-4 हजार करोड़ रुपए के हवाई जहाज में नरेंद्र मोदी घुसे, इटली की ओर गए, जेब में टॉफी ले गए और वहां की प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने मेलोडी टॉफी खिलाई। तो अब बताइए, राहुल गांधी जिन सवालों पर बात कर रहे हैं, जिन मुद्दों की बात उठा रहे हैं, क्या वे सचमुच में देश के मुद्दे नहीं है? विपक्ष के नेता का फर्ज नहीं है कि वो सरकार से, प्रधानमंत्री से पूछे कि आप विदेश में सैर कर रहे हैं, जरा देश की तरफ भी नजर डाल दीजिए। और यहां आप संकट में छोड़कर गए हैं देश को। ऐसा भी नहीं है कि सब अच्छे दिन हैं, घर में सब भरा पूरा भंडार है, रसोई में पूरा अनाज भरा हुआ है, तेल, पेट्रोल, डीजल कोई कमी नहीं है, मोटरसाइकिल में तेल भरा है। तब घर का मुखिया अगर सैर करने के लिए कहीं निकल गया तो कोई बात नहीं है, लेकिन घर वाले दाने दाने को मोहताज है। पेट्रोल डीजल भरवाने के लिए रात रात भर पेट्रोल पंपों पर मच्छरदानी लगाकर सो रहे। लोगों को अपने रोजगार को छोड़कर गांव वापस जाना पड़ रहा है, पलायन शुरू हो चुका है। ऐसे में आप विदेशों की सैर कर रहे हैं, तथा कथित सम्मान बटोरते हुए, अपने गले में तमगे डालते हुए लौट रहे, हाथे लाते हुए। तो राहुल गांधी ने क्या गलत कहा है? वे यही तो कह रहे हैं कि आप मेलोडी बांटो, कोई दिक्कत नहीं है, चॉकलेट, लेकिन जल्दी लौट कर आओ और देखो कि देश में क्या हालत है, तबाही आने वाली है।
राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं तो 3 महीनों से कह रहा हूं, 1 साल से कह रहा हूं कि देश की आर्थिक दशा खराब है और ये सज्जन माफी मांगेंगे। मैं कभी माफी नहीं मांगूंगा। तो कब तक विपक्ष के नेता जिन सवालों को उठा रहे हैं उस पर सरकार ध्यान नहीं देगी और जनता भी कब तक नहीं सुनेगी? ये सवाल तो उसके हैं। मेलोडी जॉर्जियो मेलोनी को चॉकलेट देने से अगर जनता का पेट भरता हो, जनता की रसोई में खान पान की सामग्री आती हो, तो हमें ऐसी चॉकलेट पर भी ऐतराज नहीं है। लेकिन हासिल क्या हुआ इटली से? तमाम समझौतों की फहरिस्त अभी साझा की है रणधीर जायसवाल ने, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने। होते हैं ऐसे समझौते, द्विपक्षीय समझौते 2 देशों के बीच में, स्वागत है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप यहां बचत का, किफायत का उपदेश दें और 5 देशों की यात्रा करें, हजारों करोड़ का डीजल पेट्रोल फूंक दें, ये तो नहीं चलेगा मोदी जी। तब तो राहुल गांधी को हक है कि वो सवाल करें। हाँ, उस सवालों में, आपको उन सवालों में कोई चीज आपत्तिजनक लगती है, आप कानून का दरवाजा खटखटाइए, मानहानि का मुकदमा कीजिए, जेल भेज दीजिए राहुल गांधी को अगर उनके भाषण में कुछ आपत्तिजनक है। जी शिव कुमार। सर, उनका वीडियो जो माफी को लेकर बोला है वो भी दर्शकों को सुनवा देना चाहिए ताकि दर्शक उसे भी सुन लें कि आखिर उन्होंने क्या कहा कि हम माफी नहीं मांगेंगे। सुन लीजिए ये भी। आरएसएस के लोग सुन लो, आपने कहा कि मुझे माफी मांगनी चाहिए, मैं कभी माफी नहीं मांगूंगा, फिर बोलूंगा। अमित शाह और नरेंद्र मोदी गद्दार हैं क्योंकि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण किया है। सुन लो अच्छी तरह, मैं तुम लोगों से नहीं डरता हूं। सर, इस वीडियो को आपने सुना और इस वीडियो के बारे में अभी आपके पास आ रहे हैं। वो बार बार, इससे पहले भी उन्होंने कई बार कहा कि हम वीर सावरकर, आरएसएस, इन सब पर कभी माफी नहीं मांगेंगे। इसको लेकर वो महाराष्ट्र की अदालत में भी हाजिर हुए और वहाँ अभी भी मामला चल रहा है। सर, आरएसएस और बीजेपी दोनों एक हैं, ये आरएसएस और बीजेपी को स्वीकार कर लेना चाहिए। जिस हिसाब से जो सुरक्षा व्यवस्था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है और उसी सरकार में अगर वही सुरक्षा व्यवस्था आरएसएस प्रमुख की है, तो ये मान लेना ही चाहिए कि राम ही श्याम है और श्याम ही राम है, कोई अलग अलग नहीं है। ये कह के भ्रम पैदा मत कीजिए कि जब वक्त आ जाए तो उन्होंने कहा मुझे आरएसएस की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस बार लोग आरएसएस से नाराज हैं। और जब बीजेपी से नाराज हो जाएं तो आरएसएस कहे कि मेरा बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है, ताकि एंटी इनकमेंसी जो बनती है वो कमजोर पड़ती रहे। इस बयान के बाद आपने मीडिया में जो नैरेटिव सेट होते देखा, मीडिया इस मुद्दे को ठीक उसी तरीके से ले जा रही है जैसे चौकीदार चोर वाला मुद्दा था। इस मुद्दे को भी क्रेडिट मोदी शाह को देना चाह रही है कि तुम्हें गाली दी गई है, लेकिन ये कोई नहीं कहता कि प्रधानमंत्री ने देश की चेयरपर्सन यूपीए की रहने वाली सोनिया गांधी को जर्सी गाय कहा, उस समय गाली नहीं थी। राहुल गांधी को सदन में आतंकवादी कहा गया, क्या वो गाली नहीं थी? राहुल गांधी को कब कब क्या नहीं कहा, खुद प्रधानमंत्री ने कहा पप्पू, खुद प्रधानमंत्री ने बच्चा, बैल बुद्धि, बाल बुद्धि, क्या क्या नहीं कहा है। अगर प्रधानमंत्री से कोई कह दे तो गुनाह है। मैं ये थोड़ा समझने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए, यही तो हुआ इन 10-11 सालों में कि देश का प्रधानमंत्री ईश्वर के समान मान लिया गया है, भगवान मान लिया है। उनकी पार्टी के लोग तो मानते ही है। कितने लोग कह चुके हैं नरेंद्र मोदी भगवान है। हमने लंबाई, कल परसों ही आरती हुई है, अभी तो 2 दिन नहीं हुए हैं। हाँ हाँ, हर जगह हो रही है। कितने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि नरेंद्र मोदी भगवान राम और कृष्ण की तरह पूजे जाएंगे। जेपी नड्डा कह चुके हैं देवताओं के भी देवता हैं, वे देवताओं के भी नेता है नरेंद्र मोदी। शिवराज सिंह चौहान दिल्ली विधानसभा चुनाव में कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी भगवान राम है, अमित शाह हनुमान जी हैं। वो हमारे मध्य प्रदेश का एक प्रवचन करता है, प्रवचन का धंधा करने वाला, क्षमा कीजिए, प्रवचन करता तो भी थोड़ा सा ठीक बात है, प्रवचन की दुकान चलाने वाला एक, वो कह रहा है नरेंद्र मोदी शिव का अवतार है, शिव के समान। या अमित शाह के लिए कहा। तब इस
सनातन धर्म को मानने वालों की भावनाएं आहत नहीं होती? नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ नहीं कहा है कांग्रेस के नेताओं को, महिलाओं को लेकर उनकी टीका टिप्पणियां सब पब्लिक डोमेन में है, सबने सुनी है। आज राहुल गांधी एक राजनीतिक हमला कर रहे हैं। ये राजनीतिक स्पर्धा का दौर है। सत्ता और विपक्ष के बीच इस तरह के आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं। जी, उन्होंने सर वहां पद का भी उल्लेख किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उन्होंने ये नहीं कहा कि नरेंद्र मोदी गद्दार है, उन्होंने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, होम मिनिस्टर अमित शाह, यानी उन्होंने पद के सापेक्ष बात की है। बिल्कुल। देखिए, पद पर बैठे व्यक्ति अगर संविधान का मान नहीं रख रहे हैं तब तो ये विचार करना ही पड़ेगा कि वे संविधान के तो गद्दार हैं, उसका घात करने वाले हैं। और सवाल आरएसएस का आपने पूछा है। राहुल गांधी असल में नाभि पर तीर चला रहे हैं। आरएसएस भारतीय जनता पार्टी की नाभि है। वो कहा जाता है ना, लंकापति दशानन रावण के प्राण उसकी नाभि में थे। राहुल गांधी अच्छी तरह जानते हैं कि संघ और उसकी विचारधारा पर हमला किए बिना इस लड़ाई को नहीं जीता जा सकता। अभी 3 दिन हुए, राहुल गांधी ने नीट परीक्षा में बाकायदा नाम लेकर कहा था आरएसएस, बीजेपी और यूनिवर्सिटीज के संघी वाइस चांसलर्स, इनका नेक्सस है, एक गिरोह राहुल गांधी ने नाम दिया एक तरह से। हम और आपने उस दिन बात की थी इस विषय में। तो जब राहुल गांधी आरएसएस पर निशाना साधते हैं तो असल में बीजेपी पर ही निशाना होता है, क्योंकि आरएसएस और बीजेपी एक हैं। आपने सही कहा, वो एक ही तस्वीर के दो पहलू हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, और इस तिलिस्म को तोड़ना जरूरी है। राहुल गांधी चाहते हैं इस देश के लोग अच्छी तरह समझ लें कि असल में आरएसएस क्या है, नरेंद्र मोदी क्या है, इनकी मूल विचारधारा क्या है। इनके पास देश के विकास का कोई विजन, कोई ब्लूप्रिंट नहीं है। हिंदू मुस्लिम राजनीति के सिवा कुछ नहीं आता। अमेरिका के सामने नतमस्तक हैं, विदेशी दौरों में चॉकलेट बांट रहे हैं, देश की चिंता नहीं है, देश के हाल की चिंता नहीं है। राहुल गांधी ने कहा 1 आध महीने में संकट और बड़ा आने वाला है। मुझे नहीं लगता कि आज के राहुल गांधी के इन भाषणों को इस तरह लेने की जरूरत है कि उन्होंने मोदी या शाह को संविधान का गद्दार बताकर कोई बहुत बुरा काम कर दिया है। राजनीति में ये आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं, लेकिन असली मुद्दों पर जो उन्होंने ध्यान दिलाया देश का, उस पर तो विचार करना चाहिए। सरकार बताए कितने दिन का तेल बचा है। अब सरकार बताए कि हर तीसरे दिन चौथे दिन पेट्रोल की और डीजल की कीमतें क्यों बढ़ रही हैं। सरकार बताए कि डॉलर 97 छूने वाला है। मुझे नहीं मालूम, आज मैं देख नहीं पाया हूँ। बीती रात बस अभी आपको बता देता हूँ, 96.71 जब यहाँ कनाडा में रात हुई थी तब हमने देखा था। अब तो भारत में शाम हो चुकी है, रात हो कुछ गिरा है, 96.57 पे बंद हुआ है, 5-7 पे। तो बीती रात 96.71 तक पहुंचा था। ये चलता रह रहा है, लेकिन हम और आपने कल बात की थी, ये 100 का आंकड़ा कितनी जल्दी छू लेगा। अब तो इस पर 96 तक का गया है सर, हाईएस्ट 96-90 तक का आंकड़ा। हाँ, तो वो मैं नहीं देख पाया था। तो सवाल ये है कि नरेंद्र मोदी जो रुपए के गिरने पर तत्कालीन प्रधानमंत्री को कोसते थे, अब क्यों नहीं बोल रहे हैं? अजी राहुल गांधी पर लानत भेजिए कि उन्होंने नरेंद्र मोदी और अमित शाह को गद्दार कहा। उन पर मुकदमा दर्ज कर दीजिए, जितने केस हो सकते हैं सब कर दीजिए, लेकिन ये तो बताइए $1 97 का क्यों होने वाला है? ये तो बताइए कि सस्ती दरों पर लिया गया तेल धन्ना सेठों ने दुनिया के बाजार में बेचकर 50,000 करोड़ रुपए कैसे कमा लिए, और अब इसकी मार जनता के ऊपर क्यों आ रही है? जब सस्ता मिल रहा था तो उसका नफा सेठों की जेब में, और जब सस्ता मिलना बंद हो गया तो उसका नुकसान जनता सहेगी। मीठा मीठा गप, कड़वा कड़वा थू। तो नरेंद्र मोदी को इन सारे सवालों के जवाब आज नहीं कल देना पड़ेंगे। जनता कितने दिन आखिर इन सवालों के जवाब नहीं चाहेगी? कोई कॉकरोच जनता पार्टी, कोई और परजीवी जनता पार्टी, कोई केंचुआ जनता पार्टी,
कोई झिंगुर जनता पार्टी बन जाएगी, तो कल को वो भी तो सवाल पत्रकार पूछेगी। जनता पार्टी भी तो बनानी चाहिए। पत्रकार जनता पार्टी तो स्थायी रूप से बनी हुई है, पर वो पत्रकार जनता पार्टी नहीं है, वो पत्रकार भारतीय जनता पार्टी है, उसका नाम है पत्रकार बीजेपी। उसकी ठकुर सुहाती में, उसके प्रधानमंत्री की ठकुर सुहाती में देख रहे हैं आप मुख्य धारा का मीडिया कैसे नैरेटिव चला रहा है। पहले नॉर्वे की पत्रकार के सवाल पूछने पर, और अब मेलोडी पर, और अब राहुल गांधी के सवाल पर। एंकरनिया मेलोडी लेकर स्टूडियो में कथक कर रही हैं, कर रहे हैं। अरे देश की चिंता का सबब मेलोडी नहीं है, या गरीब के घर के बच्चे को मेलोडी तो छोड़िए, 2 वक्त का निवाला नहीं मिल रहा है। 80 करोड़ लोगों के घरों में जब 5 किलो सरकारी अनाज जाता है तो उसके साथ मेलोडी नहीं जाती है, उसके साथ पार्ले जी का एक बिस्किट भी नहीं जाता है। और मूर्खता का चरम देखिए कि मोदी के भक्तों ने, या जिन लोगों ने भी मेलोडी चॉकलेट को पार्ले कंपनी का समझकर उसका बाजार उठा दिया, 5% ऊपर पहुंचा दिया, फिर होश आया कि अरे ये तो दूसरी कंपनी का है। इतनी साधारण सी चीज नहीं चेक की, सोशल मीडिया पर गूगल कर लेते, ग्रोग देवता से पूछ लेते कि भैया मेलोडी की कौन सी कंपनी है। तो असल मुद्दा मेलोडी नहीं है, असल मुद्दा है जनता की भूख, जनता की जरूरतें, उसके रोजमर्रा के कामकाज, उसकी नौकरी, जीवन जीने के उसके अधिकार की रक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, खान पान, पहनावा, इस सब की आजादी। और सरकार की जो जिम्मेदारी है वो सब सरकार पूरी करे, मुद्दा ये है। हमारे लिए एक पल के लिए भी मुद्दा नहीं है मेलोडी। जी शिव कुमार सर, एक छोटी सी टिप्पणी मांगूंगा, फिर चूंकि समय हो रहा है। क्या हमारी कूटनीति, विदेश नीति इस पैकेट पर आकर टिक गई कि हमारा 145 करोड़ लोगों का नेतृत्व करने वाला नेतृत्वकर्ता किसी राष्ट्राध्यक्ष को एक टॉफी का पैकेट गिफ्ट करे? क्या हमारी कूटनीति यहां तक लटक गई? हम ऐसे ही कल कोई राष्ट्राध्यक्ष का नाम मान लीजिए अमरूद सिंह हो गया, तो क्या हम अमरूद की पेटी लेकर जाएंगे? कल किसी राष्ट्राध्यक्ष का नाम आ गया सेब थॉमस, तो क्या हम सेब की पेटी लेकर जाएंगे? मैं थोड़ा सा समझने का, इसलिए मैं थोड़ा कम पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं, तो थोड़ा समझने का प्रयास कर रहा हूं। ये क्या मजाक बना दिया विदेश नीति, कूटनीति, सब कुछ जो चाहे सो करो, अल्लंघन। देखिए विदेश नीति में बहुत छोटे छोटे तौर तरीके होते हैं, पर वे उस स्तर के होते हैं कि उनका माहौल न बने। स्टेट्समैनशिप होती है, गरिमामय राजनय। प्रधानमंत्री की अपनी एक गरिमा है, पद की गरिमा है, देश की एक गरिमा है। आप बच्चों की तरह टॉफी खेलते हुए रील नहीं बना सकते। आप इस तरह साइट सीन करते हुए पता नहीं कहां खड़े होकर प्री वेडिंग शूट जैसे तस्वीरें खिंचाकर विदेश नीति नहीं चला सकते। विदेश नीति की पहली शर्त है देश का हित। विदेश नीति की शर्त है दुनिया के तमाम दूसरे देशों के साथ एक संतुलित, समान निकटता, समान दूरी का संबंध। विदेश नीति ये नहीं है कि आप इजराइल की गोद में जाकर बैठ जाएं। विदेश नीति ये नहीं है कि आप अमेरिका के पिट्ठू बन जाएं। और इसी विदेश नीति के बिखराव का, इसके बचकानेपन का खामियाजा देश भुगत रहा है। इसलिए मुझे आश्चर्य है कि विदेश मंत्रालय के अधिकारी, नीति नियंता, IFS ऑफिसर्स, सरकार में बैठे बैठे बड़े बड़े बुद्धिजीवी, यद्यपि सरकार के साथ जो लोग हैं वे कितने बुद्धिजीवी हैं इस पर भी सवाल हो सकता है। क्या वे इस पर विचार नहीं करते होंगे कि हमारे प्रधानमंत्री ने विदेश नीति को बच्चों का खेल बना दिया है? ये विचार तो करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। जी सर, 2000 से पहले जब हम हवाई यात्रा करते थे तो हवाई जहाज में भी हमें टॉफियां मिला करती थी, मिलती थी, अब बंद हो गए। उस समय हम जाते थे, तो अगर अच्छी थी तो उन्होंने क्यों बंद कर दी? मैं अच्छी थी
तो उन्होंने क्यों बंद कर दी? उन्हें लगा होगा कि इस तरीके से बचकर जब दौड़ रहा, शुरुआत थी। सिर्फ दो ही दृष्टांत याद दिला देते हैं चॉकलेट ट्रॉफी के। राहुल गांधी अक्सर अपनी जेब में चॉकलेट या टॉफी रखकर चलते हैं, वे छोटे बच्चों को देते हैं जो मंच पर उनसे मिलने आए। भारत जोड़ो यात्रा में कोई दौड़ता हुआ बच्चा उनसे लिपट गया, कोई छोटी बच्ची मिलने आई या किसी की गोद में कोई बच्ची है, उससे वे टॉफी देते हैं। हमने देखा था कई बार अलग अलग राज्यों में उनके काफिले के रास्ते में कोई बच्चा खड़ा है या कोई बच्ची है, उसने हाथ दिया, राहुल गांधी ने गाड़ी रोकी, अपना कांच उतार कर गाड़ी का उसको टॉफी दी, 2 मिनट बात की, हाथ मिलाया, आगे बढ़ गए। और दूसरा सबसे भावुक दृश्य आपके ही उत्तर प्रदेश से आया है। अभी 4 दिन पहले अखिलेश यादव अपने सौतेले भाई प्रतीक की मृत्यु पर उसके परिजनों के साथ थे। प्रतीक की बेटी अंतिम संस्कार स्थल पर अखिलेश यादव के बगल में बैठी थी। अखिलेश ने उसे टॉफी दी, उससे उसका रैपर नहीं खुल रहा था, अपने हाथ से रैपर खोल कर दिया। वो इतना भावुक दृश्य था कि देश के न जाने कितने लोगों की आंखें भीग गई थी। एक टॉफी देना ये, और एक टॉफी देना खिलखिलाते हुए, बिना संजीदगी के, बेहद छिछोरेपन के साथ दूसरे देश की मुखिया को चॉकलेट देना। अब दोनों दृश्यों का अंतर, तीनों का, राहुल, अखिलेश और मेलोनी, नरेंद्र मोदी, तुलना दर्शकों पर छोड़ते हैं। हम आग्रह करेंगे हमारे दर्शक कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताएं कि उन्हें राहुल गांधी का टॉफी देना, अखिलेश यादव का टॉफी देना और नरेंद्र मोदी का टॉफी देना और बाकायदा रील बनवाना कैसा लगा। एक अंतर रेखांकित कर दें, राहुल और अखिलेश के एक भी वीडियो को आप रील नहीं कह सकते कि प्रायोजित तरीके से बनवाए गए दृश्य थे। वे सहज, स्वाभाविक, स्पॉन्टेनियस, अनायास उपस्थित दृश्य थे। यहाँ तो बाकायदा सूचना प्रसारण मंत्रालय का पूरा क्रू चलता है प्रधानमंत्री के साथ, कैमरा पर्सन, फोटोग्राफर, इसके सूचना प्रसारण मंत्रालय के IRS ऑफिसर्स। राहुल और अखिलेश के साथ कोई सरकारी अमला नहीं चलता, जनसंपर्क विभाग का या सूचना प्रसारण मंत्रालय का। तो उस प्रायोजित दृश्य में और प्राकृतिक दृश्यों में तुलना दर्शकों पर छोड़ते हैं। हमें उनके कमेंट का इंतजार रहेगा। जी चलिए सर, आपने समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए विदा लेते हैं। नमस्कार।